हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे थे इसमें भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसमें से आज हम दूसरे क्लास में हैं और आज भारत शासन अधिनियम 1958 पढ़ेंगे। इसमें भारत शासन अधिनियम 1958। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो आज हम भारत शासन अधिनियम के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि इसमें विक्टोरिया घोषणा पर आधारित था। मतलब जो भारत शासन अधिनियम था 1958, ये विक्टोरिया के घोषणा पर आधारित था। और विक्टोरिया घोषणा कब हुआ था? 1 नवंबर 1958 इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा किया गया था। विक्टोरिया घोषणा 1 नवंबर तो विक्टोरिया जो घोषणा पर आधारित था ना, और इसकी जो घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया और मुगल शासन भी समाप्त हो गया था, है ना। और इसमें ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। कब? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय जो थे ये भी मतलब कि ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। भारत के सचिव की नियुक्ति की गई थी और ब्रिटिश संसद का भारतीय मामलों पर सीधा नियंत्रण हो गया। मतलब भारत शासन अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश संसद का भारतीयों पर सीधा नियंत्रण हुआ और भारत के सचिव नियुक्त किए गए थे और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। और वायसराय जो थे ये ब्रिटिश क्राउन की प्रतिनिधि थे, है ना। और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, मुगल शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन भी समाप्त हो गया। भारत सचिव 1858 में नियुक्त किया गया, जिसे यहाँ पे अभी बात की गई भारत के सचिव की नियुक्ति की गई। तो हम यहाँ पे जानेंगे भारत सचिव की नियुक्ति, जैसे कि 1858 में नियुक्ति किया गया था। तो पहले कौन थे? चार्ल्स वुड जो थे, इन भारत के पहले भारत सचिव नियुक्त किए गए थे सन 1858 में। CSO का अध्यक्ष भी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट CSO का अध्यक्ष भी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी नियुक्त किया गया। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता, भारतीय मामलों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 1935 में ये पद समाप्त कर दिया गया। मतलब इस पद के जो खासियत थे, हम इसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते थे और ये जो है ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य कहलाता था और ये भारतीय मामलों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 IPC का गठन किया गया और BMC, है ना, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इस सब में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। 1862 ईस्वी में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। पोर्टफोलियो प्रणाली मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया। वायसराय को नए प्रांतों के गठन का अधिकार दिया गया और इसी 1861 अधिनियम के तहत वायसराय कैनिंग के द्वारा अपनी परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। सर दिनकर राव थे और पटियाला के महाराजा और बनारस के महाराजा, ये 3 वायसराय कैनिंग के द्वारा अपनी परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया था। मुंबई तथा मद्रास की परिषद को उसकी विधायी शक्तियाँ दी गई थीं। मुंबई और मद्रास की परिषद को उसकी विधायी शक्तियाँ भारतीय शासन अधिनियम 1861 के तहत दिया गया। तो संस्था है, स्थान, प्रावधान, स्थापना और तथ्य ये थे। जैसे कि पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया। प्रावधान 1773 के तहत, स्थापना हुआ 1774। इसके एल्जा एम्पे, है ना, ये जो इसके जज बनाए गए। फिर पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में 1861 में प्रावधान हुआ। 1862 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई तथा मद्रास हाई कोर्ट भी स्थापित किया गया था।
संघीय न्याय दिल्ली 1935 में प्रावधान था। 1937 में इसकी स्थापना, और इसके जो तत्व थे मैरियस, गेवियर और सुप्रीम जज थे। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद भारत में, सुप्रीम कोर्ट जो है ये आज़ाद भारत में स्थापना किया गया न्यू दिल्ली में 26 नवंबर 1950 को आर्टिकल 124 के तहत, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई 28 जनवरी 1950 को हुआ। हीरा लाल जे कानिया जो थे सीए सुप्रीम इसके जज बनाए गए थे, कोर्ट जज। भारत परिषद जो होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत परिषद के तहत किया गया। आंशिकतः संसदीय प्रणाली की शुरुआत भी ये भारत परिषद के अंतर्गत किया गया। भारत परिषद बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इलेक्शन दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट अर्थात जिसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है जिसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा और DOC आता है। इसकी जो शुरुआत हुआ था 1999 में। जनता स्वयं वोट देती थी, महिलाओं को मताधिकार था। महिलाओं को मताधिकार देने का पहला देश जो था ये न्यूजीलैंड था। और अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद। इसकी शुरुआत 1892 में किया गया। जनता के प्रतिनिधि करते थे। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, इनके बारे में जानते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत किया गया। इसे फूट डालो राज करो की नीति भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो को फूट डालो राज करो की नीति भी कहा जाता है। और मार्ले मिंटो सुधार 1919 बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। इसी के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति भी की गई। पहले थे KG गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, है ना। और भारत सचिव भी बने और ये वायसराय भी कहलाए गए यहाँ से। मार्ले मिंटो सुधार बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और हम इसे फूट डालो राज करो वाली नीति भी कह सकते हैं। बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। आगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में जानते हैं। ये अरुणडेल समिति की सलाह पर बनाया गया था। कौन? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में लाया गया। 1909 में मुस्लिम, 1909 में आंग्ल भारतीय और भारतीय जो थे यूरोपीय सिख इसमें शामिल थे, है ना, इसके अंतर्गत। फिर है 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया था, जिसमें भारत सचिव की सहायतार्थ हाई कमिश्नर नियुक्ति की गई थी। मतलब कि जो भारतीय सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। प्रांतों में 2 शासन लागू हुए। वायसराय इसमें थे, भारत सचिव भी इसमें शामिल थे। और लोक लेखा समिति का गठन सबसे पुरानी संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति का गठन भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन जो सबसे पुरानी संसदीय समिति कही जाती है। द्वैत शासन का मतलब होता है एक प्रांत और एक केंद्र। प्रांत 1999 में, केंद्र जो है 1935। द्विसदनीय विधायिका, इसलिए प्रांत 1935 से केंद्र 1919। द्विसदनीय। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या बात की गई? इसमें ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा अधिनियम है। मतलब ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा अधिनियम है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भी है। इसका जो आधार मतलब ये बेस भी है। आधार के अंतर्गत जैसे साइमन कमीशन की सलाह, गोलमेज सम्मेलन, है ना, ये श्वेत पत्र 1933 और भारत सरकार अधिनियम संघीय शासन व्यवस्था भी यही लागू करता। अखिल भारतीय परिषद संघ की स्थापना का प्रयास
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया और संघ राज्य तथा समवर्ती सूची का प्रावधान भी यही करता है। आरबीआई की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। वर्मा को भारत से अलग भी भारत सरकार 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। इसमें नेहरू ने दस्ता का नया चार्टर भी इसी के तहत और अनेकों बैंकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी इसी के अंतर्गत बात की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आइए जानते हैं। इसमें भी क्या हुआ, जैसे कि माउंटबेटन प्लान पर आधारित था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ये माउंटबेटन प्लान पर आधारित था। 3 जून 1947 को लाया गया था। ब्रिटिश संसद में पेश हुआ 4 जुलाई को, पास हुआ 18 जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था 4 जुलाई को और पास हो गया 18 जुलाई 1947। लागू हुआ 14 अगस्त 1947 को। पाक बन गया था 14 अगस्त 1947, अर्थात पाकिस्तान बना कब, 14 अगस्त 1947 को। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में। सीमा आयोग बनाया गया था और सीमा आयोग बने थे कौन, रेड क्लिफ को सीमा आयोग बनाया गया था। और इसमें जो है देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने पर, ठीक है, स्वतंत्र रहने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत दिया गया। मतलब जो देशी रियासतें थीं उस समय भारत अथवा पाकिस्तान में ये मिलने पर स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। संविधान की प्रमुख विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं यहाँ से हम शुरू करेंगे। और भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, चलिए समझते हैं। जो सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का विभिन्न स्रोतों में विविहित है, अर्थात ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। नम्रता एवं अनम्रता का समन्वय संविधान में देखने को मिलता है। एकात्मकता की ओर झुकाव है। सरकार का संसदीय रूप है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। मौलिक कर्तव्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार दिया गया। एकल नागरिकता है भारतीय संविधान में। स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकालीन प्रावधान भी और त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समितियां और जन सत्तात्मकता भी इसमें के अंतर्गत आता है। तो ये हैं हमारे संविधान की विशेषताएं, संविधान की ही प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और वीडियो को बार बार देख करके अपनी पढ़ाई को अच्छा दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो ऐसे ही नोट्स लगातार आएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको बार बार पढ़ें और बार बार रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।